ओके, देखें तो थर्ड लेक्चर तक हमने आर इक्विवेलेंट पे चीजें डिस्कस कर ली थी, किरचॉफ पे डिस्कस कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे चीजों को, वो हम बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करने हैं? सेल एंड बैटरी। तो मुझे ऑलरेडी पता है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR पढ़ा था हमने। V क्या था? पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल का जो सोर्स है वो क्या है? बैटरी। तो बैटरी डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले थोड़ा सा आपको पोटेंशियल के बारे में भी बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर की थी चीजें, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा पोटेंशियल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, तो पोटेंशियल का जैसे मेन काम क्या है, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक आइडिया पहले समझते हैं। कि जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर मैंने कि एक ट्यूब है जिसमें मुझे एक लिक्विड को फ्लो कराना है, तो मुझे पुश करना पड़ेगा उसे। पुश करने का मतलब ये है कि मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया होता है क्या, कि अगर हमें फ्लो ऑफ लिक्विड चाहिए तो हमें वहां पर क्या क्रिएट करना पड़ता है भाई? लिक्विड फ्लो में क्या क्रिएट करते हैं हम? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं भाई, तभी लिक्विड फ्लो होता है। और किस तरफ फ्लो होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सेम चीज हीट में भी होती है। अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट डेफिनेटली ट्रांसफर होगी किससे? हॉट से कोल्ड में। तो फ्लो ऑफ हीट हमें क्या जरूरत होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत होती है। और कहां से कहां ट्रेवल होता है हीट? हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अच्छा, तो यार अभी मैं एक बात बता दूं यार, कुछ लोग यार अपना माइक वगैरह ऑन करके ही रखें, आंसर करते जाएंगे, क्योंकि आज का पूरा सेक्शन थ्योरेटिकल है और आप अगर बोलेंगे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर है कि आप लोग आंसर करते जाएंगे जिस पॉइंट को मैं यहाँ पर रीड करता जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा पहले लिक्विड के बारे में, वहां पर प्रेशर आया। हमने पढ़ा हीट के बारे में, वहां पर टेम्परेचर आया। अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, चार्ज के फ्लो के बारे में। तो वहां पर जो क्वांटिटी आती है वो क्या बनती है? पोटेंशियल। तो फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज क्या जरूरत होती है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होती है। ठीक है, और ये पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने डेफिनेशन लिखी भी थी, रीड करेंगे। ओके, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज जो डिवाइड में है, वही क्या होता है? पोटेंशियल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ए टू बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ए टू बी में वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक चार्ज को ले जाने के लिए। तो इससे वर्क डन के क्वेश्चन बनते हैं यार। देखो कैसा क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 40 वोल्ट टू 60 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा वर्क डन अगर चाहिए तो? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 60 से 40, और चार्ज हमने रख दिया दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज रख दिया एक इलेक्ट्रॉन का, और वैल्यू आ गई हमारी जो भी सॉल्व हो गया। आंसर हमारा आया 320, जो कि इनकरेक्ट आंसर है। रीजन मीन कि हमने यहाँ पर एक चीज ध्यान नहीं दी कि इसका वर्क डन का साइन, वर्क डन का साइन जरूर इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको आंसर प्लस माइनस में जरूर मिलेगा। मतलब अगर 320 आंसर है तो डेफिनेटली आपको -320 भी दिखेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -320। तो मैं ये समझाता हूँ कि कैसे माइनस आता है, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। तो पहले एक बात पहले समझनी पड़ेगी आपको, कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक रिप्रेजेंटेशन है। रियल में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये नहीं होता कि सच में नेगेटिव है। मैंने पहले भी बताई कि अगर बैटरी 20 वोल्ट है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये -20 है और ये +20 है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो कैसा है? हाई है। और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो लोअर। लोअर। और इनका डिफरेंस कितना है?
20। अब कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने इसे -20 कहा तब ये क्या आएगा 0। अगर इसे 0 कहा तो इससे 20 ज्यादा होना चाहिए बस। इसे 10 कहा तो ये कितना होना चाहिए 30। समझ आया ना? तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टली जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता है हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल की तरफ। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होती है किधर हायर से लोअर की तरफ। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे अलग से कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर देखो वही था, 40 से कहाँ जाना था 60। दोनों प्लस है बेटा, दोनों प्लस मैंने जानबूझ के लिए हैं। अब आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी जा सकता है। नहीं बेटा, दोनों प्लस हैं। कौन सा ज्यादा स्ट्रांग हुआ 60 वो उसे पुल करेगा। तो डेफिनेटली याद रखना कि किसकी तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ा क्या? नहीं। किसने वर्क किया? फील्ड जो वहां पर आ गई है, नॉट बाई एक्सटर्नल वर्क डन। तो वो जो फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव, बट वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आएगा नेगेटिव। तो अगर कुछ पूछा नहीं है मतलब वो डेफिनेटली हमेशा क्या पूछ रहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल। ठीक है? पॉजिटिव मतलब हमने वर्क किया, नेगेटिव मतलब वर्क इज डन बाई सम सोर्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क की मीनिंग है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पार्टिकल को देखेंगे तो क्या होगा, उसके साथ तो उल्टा होगा। पॉजिटिव पार्टिकल कहां से मूव करेगा हायर से लोअर की तरफ। तो हमने क्या किया कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बार बार, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये लाइन लिखी थी कि जो हम W का फॉर्मूला देखते हैं ना VQ, W इज इक्वल टू क्या देखते हैं Q इनटू डेल्टा V। ये किसके लिए वर्क डन है? फील्ड का वर्क डन है क्या? नहीं। किसका वर्क डन है? एक्सटर्नल फोर्स का, मतलब हम लोगों का वर्क डन। और कैसे सॉल्व करेंगे? Q को हमेशा किसके साथ रखेंगे विद साइन, और V को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका मतलब सही था, 60 - 40 तो ठीक था, बट इलेक्ट्रॉन कैसा था नेगेटिव। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आता है आंसर -320। तो मतलब हमें नहीं वर्क करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तब आंसर होता क्या +320। अगर कुछ नहीं बोला तो क्या आंसर करेंगे एक्सटर्नल। हाँ, क्या करेंगे -320 ही करेंगे अगर कुछ भी नहीं बोला। तो ये मत पूछने लगना कि सर क्वेश्चन में दिया ही नहीं था एक्सटर्नल करेगा कि कौन करेगा। नहीं दिया तो हमेशा क्या मानना है एक्सटर्नल फोर्स को ही मानना है। ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कह दिया है टू मूव दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम -40 to 20। फाइनल कितना है 20, माइनस इनिशियल कितना था -40, तो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 60। और बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव। नेगेटिव। वर्क डन बाय अर्थ विल बी नेगेटिव। क्यों तो निकाल लेंगे ना, दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स n इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज n इनटू e। ठीक है? तो पोटेंशियल का ये जो बेसिक था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था, डाउट तो नहीं है किसी को? मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि शीट में 1-2 क्वेश्चंस है, डीसी में भी हैं, तो आपको याद रहेगा ये चीज। ठीक है ना? यस सर। ये फॉर्मूला ओके। अब आते हैं अपने सेल और बैटरी के मेन काम पे। तो समझेंगे सभी लोग, अच्छे से ध्यान देंगे कि सेल क्या है। क्या है सेल एग्जैक्टली? तो ये एक डिवाइस है विच गिव्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो यार कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो कि हमें पोटेंशियल देता है, बट कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस बताया था? बैटरी कांस्टेंट देती है और यस, ये भी कांस्टेंट देता है, जबकि जैसे जैसे चार्ज कम होगा ये भी तुरंत डिक्रीज। डिक्रीज होगा। जबकि इसमें चार्ज कम करो तो ये डिस्चार्ज होगी बैटरी, इसकी एनर्जी कम होने लगेगी लेकिन पोटेंशियल वही रहेगा। ठीक है? काम क्या है एग्जैक्टली ये
किस टाइप की डिवाइस है, ये क्या काम कर रही है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बैटरी जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये बायो वाला सेल नहीं है। सेल मतलब जो हम यूज करते हैं ना मोबाइल रिमोट वगैरह में, वो सेल्स भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल होते हैं, तो इसलिए उसको बैटरी बोलते हैं। तो ऐसा एक होता है ना छोटा सा, ऐसा यहाँ पे एक टॉप में ऐसा रहता है, हाँ ठीक, तो वो उसमें भी अंदर अगर आप ऐसे ब्रेक करके देखोगे तो कार्बन सेल रहता है, लेकिन जैसे आप AAA या 4A बैटरी देखोगे तो उसमें ऐसे छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, ऐसे 4। ठीक, खैर सिंपल मीनिंग ये है कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कौन सा? कांस्टेंट वोल्टेज का, और बैटरी उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताएं। जो पोटेंशियल है सेल्स का, उसको हम एक नए नेम से जानते हैं, क्या नेम है वो? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा क्या? नहीं, याद रखें ये क्या है? एक पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली इसका यूनिट क्या रहेगा? थ्योरेटिकल बात है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक एक बार में ही आप समझते जाएंगे। सेल, तो सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है सेकंड नंबर वाला? क्या समझ आया? प्राइमरी सेल मतलब नॉन रिचार्जेबल। तो जो वो आते हैं ना रिमोट वगैरह कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल और बाकी सारे डिवाइसेस में यूज होते हैं, वो सारे कैसे हैं? प्राइमरी। और जो रिचार्जेबल वाले वो सेल क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी से। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई होगी, प्राइमरी की या सेकेंडरी की? प्राइमरी, डेफिनेटली प्राइमरी हुई। लेकिन जब हमें पता चलने लगा कि यार बहुत मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो हमने क्या ट्राई किया? सेकेंडरी बैटरी। लेकिन वो रिलेटिवली कॉस्ट रखती हैं, तो कई बार मतलब यूज एंड थ्रो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू हायर कॉस्ट, तो प्राइमरी बैटरीज भी प्रॉपर यूज में होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बार यूज होती हैं, ये मैनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है जो यूज की जाती है प्राइमरी सेल में, वो रिवर्सिबल नहीं है, जबकि सेकेंडरी सेल में ऐसी रिएक्शन यूज की जा रही है जो कैसी है? रिवर्सिबल है। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक है तो हम वो याद करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल क्या है? वोल्टाइक, डेनियल, लैक्लेंसे, ये तीनों साइंटिस्ट के नेम है। डेफिनेटली वोल्टाइक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टाइक सेल बनाया, डेनियल ने बनाया, लैक्लेंसे ने। लैक्लेंसे सेल की खास बात थी कुछ, इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी बात कर दी। क्या? कैसा सेल बनाया? ड्राई सेल। तो इसका मतलब वो जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज होते हैं वो कौन से वाले हैं? ड्राई सेल्स। हाँ, मतलब कौन से है वो? लैक्लेंसे। अच्छी बात है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक है। कौन सा? वोल्टाइक, तो उसे समझेंगे। सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में लेड एसिड बैटरी, जो कि घर में इन्वर्टर में यूज होती है ना, एसिड रहता है उसमें, सुना है ना? जानते हैं ना वो इन्वर्टर वाली बैटरी, वो क्या है? लेड एसिड बैटरी। जो मोबाइल में यूज होती है वो कौन सी है? लिथियम आयन। तो डेफिनेटली लिथियम आयन हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा बस देखना है हमें? लेड एसिड। दोनों का बेसिक देखना है सर। तो यार प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर? यस सर। तो चलते हैं, हमें कौन सा है सिलेबस में सर? वोल्टाइक। तो थोड़ा सा समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि वोल्टाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मतलब क्या कर दिया ऐसा कि थोड़ा काम बन गया। तो उसने क्या देखा, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। उसने 2 मेटल ली, ठीक है, अभी लिक्विड कुछ नहीं, 2 मेटल ली, एक कॉपर लिया और एक जिंक। क्लियर? तो दोनों में उसे डिफरेंस देखने को मिला, क्या? कि जब इसके बीच में उसने कुछ एक बहुत ही स्मॉलर एलईडी वगैरह लगाई, तो वो थोड़े से बहुत स्मॉल टाइम के लिए लाइट अप हो रही थी। तो उससे ये समझ आया कि इन दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज होने लग गए हैं? चार्जेस, इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, इनको एक लिक्विड में रखा
और हमें पता है कि लिक्विड में अगर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, जो डिसोसिएट हो सकता है, तो काफी सारे आयंस आ जाते हैं। तो देखा कि ये मूवमेंट और अच्छी हो पा रही है। उससे इसने गेस किया कि यार अगर मैं सुटेबल मेटल और सुटेबल लिक्विड वगैरह यूज करूंगा तो मैं बिना किसी एफर्ट के क्या फ्लो करा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट फ्लो हो जाएगी। बट बाद में देखा उसने तो काफी सारी चीजें चेंज हो रही थी। तो क्या क्या हो रहा था वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल। तो समझे, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मतलब एक सोल्यूशन लिया किसका, ZnSO4 का। तो वो दो टाइप के आयन देगा, Zn और सल्फेट। क्लियर। फिर उसने एक साइड पे जिंक मेटल यूज किया और एक साइड पे कॉपर, और कॉपर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला और देखा तो थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा था, वो लाइट अप हो रहा था। एक यहाँ पर एलईडी लगाया, एक बल्ब लगाया, वो लाइट अप हो रहा था। तो इससे पता चला कि वहां पर फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसने कंक्लूजन निकाला। देखो ये कुछ नहीं पता, आप इस समय में सोचो कि कुछ भी नहीं पता तब के हिसाब से, तब उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू जिंक। तो केमिस्ट्री में इस वर्ड को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने वर्ड सुना है क्या, पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ डाले हो? यस सर। हाँ, डी ब्लॉक पढ़ा है क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वहां पे सब समझ आ जाएगा कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अभी के लिए समझेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वोल्टाइक ही देखना है, तो याद कर लो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कॉपर। कॉपर ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसको, जिंक को। तो इसका मतलब सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेने लग जाएगा, कॉपर। तो हुआ ये कि ये जो लिक्विड में कॉपर +2 पड़ा था, ये क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने लगेगा। और किसमें बनने लग जाएगा, कॉपर मटेरियल में आने लग जाएगा, एटम बन जाएगा। पहले क्या था ये, आयन। अभी इलेक्ट्रॉन लेके वो मटेरियल बन जाएगा ना, तो मटेरियल को तो कहीं तो जाना पड़ेगा, तो वो कॉपर में डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। समझा कि नहीं? यस। हाँ। अब पॉइंट आता है कि इधर जिंक के साथ क्या हो रहा होगा। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो सॉलिड मटेरियल था ना, जिंक ये रॉड खुद ही डिसोसिएट होने लग जाता है और Zn+2 रिलीज करने लगता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल करने लग जाते हैं। समझा? तो कॉपर का जो इधर सोल्यूशन में कॉपर पड़ा था ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, तो वो किससे ले लेता है, जिंक से। तो वो जिंक से ले लेता है और जिंक डिसोसिएट होने लग जाता है और कॉपर यहाँ पर डिपोजिट होने लग जाता है। इसलिए ये वन टाइम यूज वाला होता है। समझा क्या? यस सर। तो दो टर्म केमिस्ट्री में सुने होंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर हम बात करते हैं, थोड़े से कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी आपको पता है, लिक्विड विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस। बेस्ट एग्जांपल्स हैं, क्लियर है ना? यस सर। H2SO4 भी, सारे एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, वो जो सॉलिड रॉड यूज कर रहे हैं, हाँ, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, या फिर आयंस को एक्सेप्ट कर रही है, उस रॉड को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड्स। केमिस्ट्री में यार ये बातें बहुत आप सुनते हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये Zn और कॉपर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स। ये लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सही है। तो अभी होता क्या है कि बीच में एक लगाया जाता है सॉल्ट ब्रिज करके, सॉल्ट ब्रिज, बिना इसके सेल चलता ही नहीं है ज्यादा देर।
तो सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज मतलब इसके अंदर सॉल्ट भर देते हैं और यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं। तो कॉटन से क्या होता है? कॉटन की वजह से सॉल्ट होल्ड होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं गिर जाता, जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही यहाँ पर आता है। पॉइंट ये कि सॉल्ट की जरूरत क्यों पड़ने लग गई? सॉल्ट की जरूरत इसलिए पड़ने लग गई क्योंकि यहाँ पर Zn डिसोसिएट हो रहा है ना बहुत सारा, तो उसको कहीं तो जाना पड़ेगा ना, Zn प्लस आयन में नहीं रहेगा ना। तो Zn प्लस की अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो फिर वो बाकी इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकने लग जाता है। मैं कह रहा हूं कि Zn खूब सारा वहां पर आ गया +2। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को कॉपर खींच रहा था वो कॉपर खींच नहीं पाता है, क्योंकि ये Zn प्लस इतना एक्सेस होता है कि कहता है कि अब नहीं जाने देना इलेक्ट्रॉन को। समझा क्या? Yes, हाँ sir. सर। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोसेस ज्यादा देर चल ही नहीं पाएगी, सेल काम ही नहीं करेगा। तो वोल्टाइक ने और दिमाग लगाया, कहा कि इस Zn को हटाते हैं कहीं से। तो क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्ट डालने लग गया, और सॉल्ट डालने लग गया तो उससे क्या मिलने लग गया? एक्स्ट्रा SO4। तो वो Zn जो +2 था वो SO4 के साथ वापस से कंपोज होकर डिपोजिट होने लग जाता है। समझा ना सॉल्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, इधर पे क्या होता है? इधर पर कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर एक्यूमुलेट। तो इसका मतलब यहाँ पर SO4 की एक्सेस होने लग जाएगी ना, क्योंकि कॉपर तो यहाँ डिपोजिट होने लग गया है मेन जो इलेक्ट्रोलाइट में था। तो यहां से फिर क्या आता है? SO4 इस तरफ जाता है और Na+ किस तरफ आता है? इस तरफ। तो वो क्या बनाने लग जाता है? वापस से यहाँ पर NaSO4 Na2SO4। तो सॉल्ट का यूज समझ में आया क्या है? कि कोई भी चीज की एक्सेस ना होने पाए जिससे प्रोसेस रुक जाए, मेंटेन होता रहे वो। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो ये हुआ क्या वोल्टाइक सेल का बेसिक प्रिंसिपल। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि यार एनोड कैथोड ये सब क्या होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हम अभी बैटरी यूज करते हैं, जो हम सोर्स यूज करते हैं, उसमें ये दोनों कहाँ पर होते हैं? सेम प्लेस में होते हैं। और ये मान लेते हैं सर्किट है। तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? सर्किट में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइनस से प्लस की तरफ, बट अंदर कहाँ से जाएंगे? प्लस से माइनस ना, ये क्योंकि ये तो पूरी बैटरी के इनसाइड है ना। तो अगर कोई पूछे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे किस तरफ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन कहां पर? आउटसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रॉन किसके वजह से जाता है? नेगेटिव की तरफ ही जाता है। और ये किसके वजह से जाता है? उस बैटरी के EMF के वजह से। फोर्स लगाता है वो, वोल्टेज है वहां पर, नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्लियर है यार? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? नेगेटिव वाले के पास गया। नेगेटिव वाले के पास गया ना। होता ये है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन। अरे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो इसका मतलब ये कि रिडक्शन कहां पर हो रहा है इस बार? नेगेटिव में। तो ये टर्म है कि रिडक्शन वाले को ही क्या बोलते हैं? कैथोड। Cathode. हमारी रेगुलर बैटरीज जो होती हैं, जो अभी हम सोर्स यूज करते हैं, उसमें कैथोड और एनोड क्या होते हैं? पॉजिटिव वाला बनता है क्या एनोड, और नेगेटिव वाला? एनोड कैथोड। कुछ याद है कैथोड एक्सपेरिमेंट वगैरह ऐसा कुछ? यस। ठीक है, कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट जो पुराने टाइम के सेल थे वोल्टाइक वाले, उसमें देखो, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ फ्लो करा दोगे क्या? मिक्स थोड़े है, मतलब इनसाइड का कोई भी फ्लो इलेक्ट्रॉन का नहीं है। फ्लो कहाँ से ही कर रहे हैं वो दोनों? आउटर सर्किट से ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब आउटर से तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही आने वाला है ना।
तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या है, रिडक्शन। तो इसका मतलब वोल्टाइक सेल में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वोल्टाइक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है या नहीं, समझा कि नहीं यार? हाँ यस सर। सर। ठीक है, बस याद रखना यार कि सिर्फ वोल्टाइक में दिक्कत होती है, अब सिलेबस में तो याद तो रखना पड़ेगा ना, बाकी तो जानते हो ना कैथोड नेगेटिव। यस सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज यार, एक और चीज जो प्रोसेस से ही पता चलेगी कि वोल्टाइक सेल में कौन कम होता है, मतलब किसका मटेरियल कम हो रहा है और किस पे कोटिंग पड़ रही है। कोटिंग किस एनोड पे का आ कम। रही है, एनोड कम हो रहा है और कोटिंग किस पे पड़ रही है, कैथोड। कैथोड पे। क्लियर ना। एनोड थिन होता है और कैथोड थिक होता जाता है। इस प्रोसेस को यूज करते हैं एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रीड करें। मतलब सपोज मुझे पता है कि कॉपर महंगा मेटल है और मैंने एक आयरन पॉट लिया, आयरन का ग्लास लिया या स्टील का ग्लास लिया और उसमें क्या डाल दिया, कॉपर की प्लेटिंग कर दी, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे गोल्ड पे ब्रास की कर दी, ठीक है ना, तो या फिर किसी भी नॉर्मल चीज पे गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मुझे पता है कि ये जो वोल्टाइक का मेथड है इसमें देखो एक जगह की चीज दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है ना, इसका सर। मतलब एज अ बैटरी में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा हो गया किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सपोज मुझे गोल्ड को कोट करना है किसी मेटल के ऊपर, गोल्ड को कोट करना है किसी मेटल के ऊपर, तो उस मेटल को कैथोड में डालोगे या एनोड में, कैथोड। कैथोड में, क्योंकि डिपॉजिट किसमें होता है, कैथोड। कैथोड में। तो वो एनी मेटल को कहाँ डालेंगे हम, कैथोड पे। कैथोड में। तो एनोड हमें किसका रखना पड़ेगा, गोल्ड गोल्ड का। और मुझे पता है कि जो डिपॉजिट होता है वो इससे डायरेक्ट निकल के नहीं जाता, सोल्यूशन से जाता है, तो सोल्यूशन में भी गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो सुटेबल जो रहता है और एक क्लोराइड यूज करते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का समझ आया। कैथोड में वो मेटल डालते हैं जिस पे कोट करना है, और एनोड में क्या रखते हैं, जिस मेटल को कोट करना है। तो एनोड में रहेगा अपना और कैथोड में रहेगा गोल्ड, और इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस के थ्रू उसमें कोटिंग हो जाएगी। क्लियर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इलेक्ट्रोलिसिस से मत कंफ्यूज हो जाना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन मतलब क्या है इसका, वो आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट, विच इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ काम नहीं है, मतलब काम है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस से कंफ्यूज मत होना। ओके। हाँ सर। अब बात आती है वोल्टाइक, समझा कि नहीं यार, वोल्टाइक सेल। और यस वोल्टाइक सर। सेल से एक काम की चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल समझने की खास मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन यूज किया जाता है, बट आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये क्या है, एक ड्राई सेल। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसमें क्या चीजें यूज करते हैं, इसमें जो कैथोड यूज होता है वो कौन सा होता है, कार्बन। कार्बन के जो है मटेरियल मिक्सचर डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ड्राई मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है, मतलब इसका कुछ हमारे उसमें काम नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बताया है कि ड्राई सेल क्या चीज है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, बीच में अपना कार्बन का इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है वो प्लेट को ही रखा जाता है, ये जो बाहर एक लेयर होती है ना उसको ही एनोड रखा जाता है। तो ये जो आपको ये लेयर दिख रही है ना यहाँ पे, ये ये एक इलेक्ट्रोड है, और इसके नीचे एक लेयर दिखती है, क्लियर। वो किस चीज की होती है, वो जिंक एलॉय की होती है।
तो ये वैल्यूज कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक स्कीमेटिक दिखा रहा हूँ कि हाँ ड्राई सेल ऐसा होता है। ओके ना। सर सेकेंडरी सेल में लिथियम आयन नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि सिर्फ हमारे में क्या है, लेड लेड एसिड एसिड। लेड एसिड में भी बैटरी नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या बना रहा हूँ, सेल। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल को ज्वाइन करते हैं, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स बहुत सारे दिखेंगे आपको बैटरी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोड काफी सारे दिखेंगे बैटरी के अंदर, हम सिर्फ एक सेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेड एसिड बैटरी में सब सिंपल सी बात है कि लेड के कंपोनेंट यूज करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे, एसिड। तो क्या यूज किया जाता है, नियरली 30% कंसंट्रेटेड एसिड यूज किया जाता है, मतलब ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यूज करते, बहुत ही डाइल्यूटेड एसिड यूज करते हैं 30%। तो अब ये नॉलेज फैक्टर है, ये याद ही रखना है आपको, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पीबी और PbO2 और एसिड मिलकर ये बन गए हैं, तो ये डिसोसिएट भी हो जाएंगे वापस। समझा कि नहीं, टू वे प्रोसेस का मतलब। यस सर। यस हाँ, मतलब कहने का वन वे प्रोसेस मतलब ये है कि अगर यार कॉपर से प्लस मतलब Cu+2 था और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया उसने, Cu बना लिया, तो अब इतना इजीली ये Cu वापस से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा और Cu+2 बना देगा। समझा कि नहीं, यस सर ये रिवर्सिबल नहीं थी, बट पीबी के साथ ऐसा हो जाता है, वो रिवर्सिबल बन जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, होता ये है कि एक एनोड है और एक कैथोड। अब याद रखना है यार कौन क्या चीज रहेगी। एनोड किसका रहता है, लेड, लेड और कैथोड कैसा रहता है, लेड ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब गैस नहीं समझना हमेशा, ऑक्साइड सॉलिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हाँ क्या सर। होते हैं, सॉलिड है। अब देखो एनोड मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन। मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, तो पीबी की अच्छी बात ये है कि तुरंत ये Pb+2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या ऐसे पीबी को पकड़ लोगे तो Pb2 देगा क्या, नहीं। ये एसिड, ये बगल का इलेक्ट्रोड, ये सारी कंडीशंस इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कंपल कर रही है। समझा ना। अच्छा, अब PbO2 क्या करना चाहता है, PbO2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो PbO2 में Pb की बैलेंसी देखोगे तो कितनी है, +4। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या कर लेता है, H2SO4 का SO4 से कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, PbSO4। अब SO4 में क्या हुआ, SO4 में 2H+ निकले। ठीक है, यहां पर भी एक SO4 यूज हुआ, तो यहाँ पर भी क्या निकले, 2H+। तो टोटल इस केमिकल कंपोजिशन में H+ कितने आ गए, 4। और इसका O2 भी काम में आ रहा है, तो वो क्या बना लेता है, 2H2। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी अगर मैं सारी रिएक्शन को कंबाइन करूंगा तो हमारी ये फाइनल रिएक्शन बन जाती है क्या, कि Pb और PbO2 और H2SO4 अगर मिलेंगे तो ये क्या बना लेते हैं, H2SO4 और H2। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब जब फ्लो कराएंगे हम चार्जेस तो PbSO4 ब्रेक भी हो जाएगा और वापस से ये कंपोजिशन मिल जाएगा। क्लियर है ना। हाँ सर। यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह वाली बात नहीं होती, इसीलिए ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो ये किसकी खास बात है, ये इस केमिकल रिएक्शन की खास बात है कि ये टू वे है। तो जैसे ही बैटरी को हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं और रिएक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है। इसलिए ये सेल्स कैसे होते हैं, रिचार्जेबल। चार्जेबल। तो सेकेंडरी बैटरी में कितनी चीजें याद करनी है, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ बेसिक। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, दोनों में रिएक्शन क्या चल रही है, बस। समझा सेकेंडरी बैटरी में क्या याद रखना है। सर ठीक है,
अब बात करते हैं कि इन बैटरी में एक खास चीज हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने बात की कि सेल या बैटरी का क्या चीज हमें दिया होगा, EMF, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल है उस बैटरी का। लेकिन उस एक्चुअल में कुछ लॉसेस भी तो होंगे ना, तो वो लॉस कराने के लिए यहाँ पर एक नई चीज आती है, उसका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आयन ऐसे आराम से मूव होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स? नहीं ना, कुछ तो रेजिस्टेंस लगेगा ही। तो देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पहले तो किस पे डिपेंड करता है, सीसी मतलब क्या है, concentration अगर of आपने electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा थिक ले लिया तो मूव कर पाएंगे क्या चार्जेस अच्छे से? No, sir. अभी समझ आया कि क्यों डाइल्यूट लिया जाता है? Yes, sir. तो अब ये कैसे आया होगा बेटा, ये एफिशिएंसी चेक की होगी अलग अलग वैल्यू पर, और इस वैल्यू पर ही सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आ रही होगी, इसलिए 30% डिसाइड हुआ। नंबर 2, इलेक्ट्रोड का सेपरेशन। ऐसे तोड़े कि इतनी बड़ी बैटरी बना दो, अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा दूर हो गए तो फिर प्रॉब्लम होगी ना चार्जेस को जाने में। तो अगर इवन बड़ी बैटरी भी बनानी है तो इलेक्ट्रोड को एक नॉमिनल डिस्टेंस पे सेट करते हैं, समझा ना? यस सर। नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रोड है इनके एरिया का क्या फर्क पड़ेगा? सोचो अगर इलेक्ट्रोड सिर्फ ऐसे एक रॉड है, एक लिक्विड है, सोचो उसमें सिर्फ एक रॉड है, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर से निकल जाएंगे ना, क्या ये सारे कैप्चर कर पाएगा क्या? No, sir. नहीं। उसके जगह अगर मैं इसे प्लेट बना देता तो काफी सारे कर पाता ना। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कम। तो एरिया पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इनवर्स। अच्छा, प्रोसेस होते होते अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा? कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम फील होगा। तो इसका मतलब क्या, कैसे रिलेटेड है टेम्परेचर, इनवर्स। ओके ना? सर टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम कैसे हुआ, नहीं समझा. अरे कोई भी लिक्विड हो यार, हीट करोगे तो डाइल्यूट होगा या थिक होता जाएगा। बेसिक लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अब तुम कोई अलग तरीके की ग्रीस और वो ले आओ, अरे सर देखो हीट करने में थिक हो गया। Yes, sir. मतलब एक कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट्स या सिंपल लिक्विड की बात करो, ऑयल की बात करो, ऑयल पैन में डालो, थिक रहेगा, फैलेगा नहीं, थोड़ा हीट करो एकदम पूरे पैन में स्प्रेड हो जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब कुकिंग नहीं करने लग जाना है, बस थोड़ी सी बात ये समझ लेनी है। एक बार देखें, ऑल 4 पॉइंट रिवाइज करें, कोई डाउट है तो पूछे तुरंत। कंसंट्रेशन, सेपरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। डन? Yes, sir. ठीक है, तो सिंबल क्या होता है एक सेल या बैटरी की अगर हम बात करें, तो एक आइडियल सेल होता है वो इस तरीके से दिखाते हैं, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन जो विद इंटरनल रेजिस्टेंस होती है तो उसके नेगेटिव टर्मिनल में एक छोटा सा आर दिखाते हैं, जबकि वो एक बैटरी के अंदर ही है, इसलिए डॉटेड ऐसे दिखा देते हैं। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, पूरी एक बैटरी है, तो ए और बी क्या बन जाते हैं उसके, Terminals. टर्मिनल। क्योंकि अब प्लस और माइनस को टर्मिनल नहीं बोल सकते ये वाले, क्योंकि इंटरनल रजिस्टर है ना अंदर। तो प्लस और माइनस ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ये इंटरनल रजिस्टर है, और जो बाहर सर्किट आएगा उन्हें क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्चुअल ईएमएफ है वो ये है। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस में क्या होगा, लॉस, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज रिमेनिंग होगा, समझा कि नहीं? Yes, sir. तो देखना बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं टर्मिनल वोल्टेज पे। नंबर 1,
जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तब टर्मिनल वोल्टेज के बारे में कमेंट करना है। तो यार सोचो, जब ये आर नहीं था तब सीधा आंसर था ना, इन दोनों पॉइंट के अबाउट वोल्टेज क्या था, ई। लेकिन इस आर के आने के वजह से क्या ई रहेगा, क्या नहीं, थोड़ा लॉस भी तो होगा ना। तो टर्मिनल वोल्टेज जो हम सोचते थे कि पूरा ई होगा क्या, नहीं, उसमें क्या एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉसेस। लॉसेस। और वो लॉस सिंपल कैसे लिख सकते हैं, आर। और आई अगर फाइंड करना है तो ये आर भी काउंट होगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया अब, आर प्लस आर। तो सर्किट की करंट कितनी हो गई, ई बाई आर। और प्रैक्टिस शीट में कम से कम केवल 5-6 क्वेश्चन इसी बात पर मिलेंगे कि एक नॉन आइडियल बैटरी को रेजिस्टर से लगाए तो करंट कितनी होगी। तो करंट कितनी होगी, ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। और लॉस अगर निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो क्या होगा, ई माइनस आई आर। समझा ना। तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा किससे कम रहेगा, ईएमएफ से। अगर आइडियल बैटरी है तो फिर यार नहीं है, तो टर्मिनल कितना रहेगा, इक्वल। बट ये रेगुलर केस है, 99% यही केस मिलेगा, क्योंकि 99% बैटरी का क्या यूज होता है, एज अ सोर्स यूज होता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। लेकिन सोचो एक अलग सा क्वेश्चन बनाया, दैट वी आर चार्जिंग दैट बैटरी। हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो बेटा अगर चार्ज कर रहे हो और आपको पता है कि इसमें 2 वोल्ट का लॉस होने वाला है सपोज, तो क्या आपको 10 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या आप अगर 10 वोल्ट ले लोगे तो चार्ज कर पाओगे क्या कभी उस बैटरी को, नहीं। आपको कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 10 से 2 ज्यादा, क्योंकि ये 2 क्या हो जाने वाला है, लॉस। तो इसका मतलब है सिर्फ ये एक ही केस ऐसा है जहां पर VAB क्या हो सकता है, ई से ज्यादा। क्यों, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं ना, ये सोर्स नहीं है, अब हमारा सोर्स अलग है, समझा कि नहीं। तो इट इज लाइक कि हमने इनपुट डाला 12 वोल्ट और 2 वोल्ट लॉस हुआ और बैटरी कितनी चार्ज हुई, 10 वोल्ट। लेकिन जब उसे वापस आउटपुट में लोगे तब क्या 10 वोल्ट देगी क्या, नहीं, वो लॉस तो हो ही रहा होगा ना। बताएं, समझा कि नहीं। हाँ, तो ऐसा 2 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये मैंने एक फीलिंग के लिए बताया हुआ है। इसका मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बार बार लॉसेस होते हैं। जब चार्ज करोगे तब भी लॉस होगी, मतलब बैटरी क्या होने वाली है, हीट। और जब आप उसे यूज करोगे तब भी क्या होने वाली है बैटरी, हीट। किसके वजह से, अरे किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस में। यार क्लियर है कि नहीं ये स्पेशल पॉइंट चार्जिंग का केस, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ई माइनस आई आर। आई समझ आया निकालना। यार इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्या, सॉर्टिंग। अगर आपने एक बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो करंट क्या हो जाएगा, कोई और आर बचा क्या, नहीं। तो करंट हो गई कितनी, ये। देखो डिनोमिनेटर क्या है इस केस में, सबसे ज्यादा मिनिमम है, तो करंट क्या होगी, तो क्वेश्चन पूछता है कि एक बैटरी से मैक्स करंट कब डिराइव हो पाएगी, जब उसे क्या करते हैं हम, शॉर्टिंग कर देंगे। शॉर्टिंग करने से मैक्स डिराइव होगी करंट। तो लॉस कितना होगा जरा सोचो, लॉस होगा आई इंटू आर। क्या आएगा आंसर लॉस का, ई। इसका मतलब अगर आपने बैटरी से कनेक्ट किया एक वायर से और अब एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, क्या वो बल्ब लाइट अप होगा, नहीं।
पूरी करंट सॉर्टिंग के थ्रू ही जा रही है और लॉस होती जा रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है इसका मतलब? जीरो। जीरो। तो अगर आपने एक बैटरी को शॉर्ट कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे क्या कनेक्शन दो, वहां पर वोल्टेज कितना फील होगा? जीरो। जीरो। तो ये जो थॉट है ये कैसे क्वेश्चंस को जनरेट करती है, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जनरेट करती है कि अगर एक 10 वोल्ट की बैटरी से हमने बल्ब लगा दिया, बताओ बल्ब में करंट ये सब क्या जाएगी? अगर आपने बैटरी को शॉर्ट कर दिया तो बल्ब में करंट जाएगी क्या? नो सर। नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ देखने को बैटरी है, इस बल्ब के रेस्पेक्ट में टर्मिनल क्या है? जीरो। क्लियर? यस सर। सर। नंबर 4 क्या? ओपन सर। ओपन सर्किट, कुछ कर ही नहीं रहे तो बेटा जब सर्किट ओपन है तो करंट जाएगी क्या? नहीं। कोई लॉस नहीं। होगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो लिखते हैं कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, वो उसका क्या है? ईएमएफ है। टर्मिनल वोल्टेज भी वही होगा। कब? जब वो ओपन है। ओपन सर। जैसे ही आप उसे यूज करोगे तुरंत आपको 9 आउटपुट देगी क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये कि वो जो लिख के देते हैं वो उसका ईएमएफ है, लेकिन अगर आपने चीप क्वालिटी की बैटरी ली है तो इंटरनल में लॉस ज्यादा होगा और 9 वोल्ट की बैटरी पता चला आपको 8 वोल्ट ही प्रोवाइड कर पा रही है। समझा ना? सर। तो 4 चीजें देखी यार हमने। क्या? अगर रजिस्टर लगा है तो V कितना होगा? टर्मिनल E माइनस आया। आया। IR। और अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो हमें इसे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए IR अमाउंट। अगर शॉर्ट कर दिया है तो वोल्टेज जीरो। और अगर ओपन है तो पूरा ईएमएफ फील होगा क्योंकि अभी कुछ लॉस हो ही नहीं रहा। क्लियर ना? सर। यस सर। अच्छा, तो जैसे हमने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था वैसे किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? सेल। तो अभी तक हमने बात की थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी एक साथ है, तो सीरीज में दिख रहा है ये सब एक साथ है 2 3 2 4, टोटल कितना हो गया वोल्टेज? जो भी 11। ठीक। अब अगर टर्मिनल डिफरेंट है तो ये याद रखना है कि इनको विद प्रॉपर साइन रखते हैं। अगर टर्मिनल उल्टा है तो यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे इस फिगर में देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये उल्टा है ना? सर। हाँ, तो 2 3 और ये 2 क्या हो गया? -2। -2। तो आंसर कितना है? 7 वोल्ट। और हमने किसे प्लस माना है? इस टाइप को प्लस माना है, तो हमारा आंसर इस टाइप की बैटरी आएगी। बैटरी का कॉम्बिनेशन समझ आया क्या? यस सर। हाँ सर। लेकिन ये तो कैसी बैटरी है? ये तो आइडियल बैटरी है। अगर नॉन आइडियल हो, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखो बैटरी ये है, ये दो अलग है, दो अलग है, सब अलग है, तो किसी एक को प्लस मानो। सपोज 2 को क्या मानते हैं हम? प्लस। प्लस। सपोज 2 को प्लस मानते हैं तो 3 को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। 4 को भी, माइनस। और ये 2 को प्लस। प्लस। आंसर है माइनस। माइनस मतलब जिस बैटरी को हमने माइनस माना है हमारी फाइनल बैटरी वैसी दिखेगी। ऐसी दिखेगी क्या? नहीं सर। नहीं, फाइनल नहीं बैटरी सर। होगी ये। समझ आया कि नहीं बैटरी का यूजेज? सर। अब देख लेते हैं अपन कौन सी बैटरी नॉन आइडियल मतलब रेजिस्टर है। तो सोचना ही नहीं है, ई को अलग सॉल्व करेंगे और आर को अलग। ई तो प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, बट आर इक्विवेलेंट हमेशा कैसे निकालते सीरीज में? ऐड करके। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन देखना। सोचो इस बैटरी को मैं फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं? ऐसे कर दिया। रेजिस्टर हमेशा नेगेटिव में दिखाएंगे। तो अब बताओ ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होगा E1 माइनस E2 ना? हाँ सर। लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 माइनस R2 होगा क्या? प्लस आर। नहीं, आर के लिए कोई साइन की बात नहीं है, तो आर वही ही रहेगा। तो डेफिनेटली आप लोग समझ गए ना सीरीज कॉम्बिनेशन? यस सर। अब इनका काम क्या पड़ता है? काम ये पड़ता है यार कि 2-3 बैटरी ऐसे करके ऐड कर दिया,
और एक रेजिस्टर लगा दिया, तो सोचते थोड़े रहेंगे, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे Equivalent. और फिर उसे रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे। ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, समझा ना? सर चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में बताया कि अगर सेम बैटरी लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, सेम सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अलग अलग बैटरीज लगाई या उनका क्या है साथ में रेजिस्टेंस रेजिस्टर है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्या, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, करंट का आंसर सच में E1/R1 नहीं होगा, मैं याद करने के लिए बता सकता हूँ कि आप फील करो कि इस बैटरी का करंट कितना होगा, कितना होगा E/R1। क्या इस ब्रांच में सच में I1 करंट जा रही है? नहीं, ये सिर्फ मैंने हाइपोथेटिकली सोचने के लिए बताया आपको, क्योंकि यहाँ अगर कोई रेजिस्टर आ गया तो बदल जाएगी ना बात। हाँ सर ठीक है, तो हाइपोथेटिकली समझ सकते हो कि इस बैटरी की करंट कितनी है, E2/R2 और इसकी E3/R3। तो अगर मुझे लिखना है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो ये अकेले उतनी करंट डेवलप कर पाएगा ना जितनी ये लोग मिलके कर रहे हैं। तो अगर मुझे लिखना है E इक्विवेलेंट, तो मैं लिख सकता हूँ ना I इंटू R इक्विवेलेंट। I कौन सा हो जाएगा, ये तीनों वाला। तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा क्या, देखें, E1/R1, E2/R2, E3/R3, समझा कि नहीं? ये क्या है सारी, I1, I2, I3 और R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में, पता है आपको, समझा अभी? यस सर अब देखना, ये जो आइडिया है, ये कई बार टफ क्वेश्चंस को इजी बना देता है। मतलब देखें, याद है आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दिखा क्या, जिसे हमने नोडल से किया था, दिखा क्वेश्चन? Yes. अब जरा फील करो, मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि ये दोनों बैटरीज किसमें हैं पैरेलल, और इसके साथ फिर सीरीज, मतलब रेगुलर कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों बैटरी का मैं क्या निकाल लूं, ई इक्विवेलेंट। मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ इतना बचेगा ना, और क्वेश्चन में हमें करंट किसमें निकालनी थी, 12 ओम पे, मतलब इसी पे तो करंट निकालनी थी। और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो करंट का मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, जो भी आएगा प्लस आर। समझा कि नहीं? यस तो देख रहे हो, मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ पैरेलल में ही यूज करोगे जब क्वेश्चन वैसा दिया है, नहीं, आप शीट सॉल्व करते समय, बुक सॉल्व करते समय अपने आइडिया को ब्रॉड रखेंगे। तो बताओ इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा वोल्टेज इक्विवेलेंट, चलो निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने से पहले क्या निकाल के रखना चाहिए हमें, आर क्या आएगा, 1 इंटू 2/3, 1 + 3 आर इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या होता है, आई इंटू आर, इंडिविजुअल आई, बट क्या वो रियल आंसर है क्या, नहीं, मैं सिर्फ लर्न करने के लिए बता रहा हूँ आई टोटल। इसका आई क्या फीलिंग देगा, 7/, क्लियर, प्लस इसका कितना देगा 13/2, 13/2 इंटू आर इक्वलेंट कितना 2/3, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 27/2, 2 कैंसिल, 27/3 कितना आ गया 9। तो इक्विवेलेंट कितनी आ गई बैटरी 9 आ गया, और रेजिस्टर कितना आ गया 2/3। भरा का तो यहाँ पर करंट आ जाएगा 9 बाई रेजिस्टर 2/3 प्लस 12, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 38/3, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया कि नहीं यार, आइडिया समझ आया कि नहीं? हाँ सर हाँ, तो आंसर आप देख सकते हो कि जो दोनों का आई है वो नियर अबाउट 0.7 आ रहा है। तो आप 27/38 करोगे, नियर अबाउट यही आंसर आएगा। क्लैरिटी है या नहीं यार, बताएं Yes. कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से भी यूज किया जा सकता है, किरचॉफ से बचा जा सकता है पैरेलल का यूज करके।
क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा दे दे तो फर्क नहीं पड़ता कि ये इंटरनल है या नहीं, इसको आप सॉल्व ही इंटरनल जैसे करो ना, समझा ना यार? समझ आया ना ये आइडिया? Yes. हाँ, सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिए, तब कर पाएंगे क्या? ओए, कर लेंगे। ये और ये अब सीरीज बन के R1 बन जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, समझते रहेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, हो जाएगा पक्का। पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसका एक अच्छा यूज समझ आया ना? ठीक है, तो मैं एक बेसिक फीलिंग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है कि मेरे पास 4 बैटरीज हैं, लेकिन अगर मैंने उन्हें सब टर्मिनल को एक साथ किया और इधर के सब टर्मिनल को एक, मतलब मैंने कैसे कॉम्बिनेशन बना दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1.5 वोल्ट का एक बैटरी है तो अभी भी क्या बनेगा, 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैंने सीरीज कनेक्ट किया, मतलब एक के प्लस से दूसरे का माइनस, अगले के प्लस से दूसरे का माइनस, मतलब इस प्लस से डायरेक्ट प्लस नहीं कनेक्ट किया, क्या किया, इसके माइनस को, इसके प्लस से इसके माइनस को, सारे कॉम्बिनेशन किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सेल को सीरीज में लगाने का बेनिफिट क्या है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यार स्पेशल केस हमेशा याद रखना है, क्या, अगर n सिमिलर सेल्स हैं, मतलब उनका ई भी सेम है और आर भी सेम, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में, एन, और आर इक्विवेलेंट एन आर। अगर सिमिलर सेल है, मान लेते m सिमिलर सेल है किसमें, पैरेलल में, तो टेंशन नहीं लेने लग जाना, वोल्टेज E बाई एम नहीं हो जाएगा, वोल्टेज क्या रहेगा सबका, E सेम रहेगा। क्या वो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इक्विवेलेंट निकाल के I1 E1 बाई I1 ऐसे करके कुछ, नहीं, sir. क्या आंसर आएगा सबका, सेम। Same. और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R बाई एम। अब बैटरी में क्या होता है, बैटरी में ऐसा नहीं होता है, बैटरी के कुछ कंस्ट्रेन होते हैं, क्या, कि बैटरी को आप हीट नहीं करने दे सकते हो। भाई मोबाइल की बैटरी ज्यादा हीट करेगी तो दिक्कत आ जाएगी ना, और हीटिंग कौन हैंडल करता है, रेजिस्टेंस। अगर स्मॉल आर ज्यादा हो गया तो हीट कर दो, मतलब हीट होगी ना बैटरी बहुत ज्यादा। तो जो बैटरी थोड़ी चीप डिजाइन करते हैं उनकी बैटरी ज्यादा हीट करती है। रीजन बीइंग, सोचो मेरे पास एक छोटा सा सेल है 1.5 वोल्ट, जबकि मुझे बैटरी बनानी है कितनी, 6 वोल्ट की, तो मैं कितने लगाऊंगा सीरीज में, 4। तो ये हो गई क्या, बैटरी 6 वोल्ट की। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं, एक और ब्रांच डाल देते हैं इसमें। आप देख रहे हो मैंने 4 सेल यूज किया लेकिन 4 और वेस्ट हो गए, क्या वोल्टेज में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। लेकिन सोचो अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो अभी यहाँ पर कितना हो गया होगा, लेकिन पैरेलल डालने से अब कितना हो जाएगा, इसका भी 4R 2R। सिर्फ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इतने सारे सेल और वेस्ट किए जाते हैं, समझा कि नहीं? तो जो बैटरी ज्यादा हीट नहीं करती उनका सर्किट बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाता है। ओके या नहीं? तो एक्चुअल बैटरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सीरीज होते हैं और बहुत सारे पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सीरीज में n सेल्स हैं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सिर्फ एक ब्रांच का है। अगर मैं ऐसी कितनी ब्रांचेस ले लूं, m ब्रांचेस, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाँ, आर बाई एम, मतलब n बाई एम टाइम्स हो जाएगा। क्या वोल्टेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कितनी यूज हो जाएंगी, n इंटू एम। तो होता क्या है कि अगर मुझे बोल दिया कि कुछ भी डिजाइन करके लाओ, तो पहले हम क्या डिजाइन करते हैं, वोल्टेज, जिससे हमें क्या पता चल जाती है, अपनी एक ब्रांच, और फिर आर को कम करने के लिए पैरेलल डाल देते हैं। आइडिया क्लियर है? Sir. तो ये क्वेश्चन रीड करेंगे यार। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स, कितनी छोटी सेल है 1 वोल्ट और
1 ओम की, हमें बैटरी कितनी बनानी है? 10 10 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टर ज्यादा ना हो, 2 ओम काफी है। तो अब देखना क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले 10 वोल्ट के लिए कितने सेल चाहिए होंगे? 10, लेकिन उससे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 जबकि हमें कितना चाहिए? 2 तो हमें डिवाइड बाई, 5 तो हमें इस ऐसी 10 वोल्ट की कितनी ब्रांच चाहिए? 5 तो टोटल कितने यूज हो जाएंगे सेल? 15 होंगे क्या? 50 नहीं, 10 के 5 ब्रांचेस हैं टोटल। 50 समझा ना यार सबको अभी? यस सर। तो क्या किया हमने? पहले हमने निकाला 10 वोल्ट की बैटरी, उसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमने पैरेलल ब्रांचेस लगाई, और टोटल 50 सेल यूज हो गए, और ये बैटरी बन गई जिसका ईएमएफ 10 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2। क्लैरिटी है या नहीं बताइए यार यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. आपका सेल एंड बैटरी सारा समझ में आया? Yes, sir. सर ठीक है, डेफिनेटली। तो टर्मिनल वोल्टेज पर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। किरचॉफ लॉ में कई जगह आपको दिखेगा कि बहुत सारी बैटरी सीरीज में लगा दिया है। आप समझ गए ना? ई इक्विवेलेंट निकाल लोगे आप वहां पे। ओके, पक्का ओके ना यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्चुअली केमिकल इफेक्ट में। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। जेई में केमिकल इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। मतलब आप ये समझो कि 10 इयर्स में केमिकल इफेक्ट पे 2 क्वेश्चंस ही आए हैं, लेकिन नीट में 10 इयर्स में 8 to 10 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब नियरली ऑलमोस्ट सारे ईयर में एक केमिकल इफेक्ट से घूम के आ ही जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसे, केमिकल इफेक्ट्स को समझेंगे कि क्या बातें हो रही हैं। तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा क्लास 10th में, फैराडे। सुना यार फैराडे? फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। फैराडे एक्सपेरिमेंट याद है ना? वो एक क्वाइल के सामने मैग्नेट रख के मूव कराया था। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ये मैग्नेट लाया था तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गई थी? करंट। करंट। तो ये था फैराडे लॉ। बट ये जो लॉ है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो लॉ था इसे बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना कि किस चीज में हमारी बातें कर रहा है फैराडेज लॉ में। तो फैराडेज लॉ का वो जो करंट वाला पार्ट था, मैग्नेट वाला पार्ट था, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ। और यहाँ पर जो हम फैराडे लॉ डिस्कस करेंगे वो किस पे डिस्कस करेंगे? Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका मतलब क्या है? इसके आगे वाले चैप्टर में जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेंगे। तो 2 लॉ हैं, हमें समझना पड़ेगा। क्या देखेंगे? ठीक, इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है आपको? यहाँ पर देखें, द लिक्विड विच डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब होगा क्या, हमने कैथोड और एनोड एक ही लिक्विड में डाल दिए हैं। इलेक्ट्रोड्स हमने कहां पर डाल दिए? एक लिक्विड में डाल दिए, और क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो क्या बताया इन्होंने? फर्स्ट लॉ, फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? देखें, द मास एक्यूमुलेटेड और liberated at an electrode is proportional to the amount of charge passed. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर जितना एक्यूमुलेट होगा मास, वो किस बात के प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज। बताओ यार, पहला लॉ समझ आया कि नहीं? अच्छा, चार्ज कैसे निकाल सकते हैं? क्या
आप जब इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, अभी इसे हटाओ, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट हम पास कराएंगे। तो ये बताओ चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना चार्ज गया? क्यू कैलकुलेट करेंगे किससे? आई इंटू टी से। समझा क्या? सर हमें पता है हम कितनी करंट दे रहे हैं, हम टाइम नोट करेंगे, हमें पता है कितना मास डिपॉजिट कराना है। ये समझ आया कि नहीं? अरे भाई एक स्टील का ग्लास है, आपको उसमें 20 मिलीग्राम डिपॉजिट कराना है कॉपर, तो कुछ होगा ना कि कितनी देर में काम हो जाएगा। बाहर से देख के थोड़े पता चलेगा कि 20 ग्राम डिपॉजिट हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, वो मेटल या वो मटेरियल कितना डिपॉजिट होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। और चार्ज कैसे निकालेंगे? करंट इनटू टाइम से। क्लियर या नहीं? वो भाई ये बात समझ आ गई ना यहाँ तक? यस अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो वहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट। वो दोनों पे, वो इस पे डिपेंड करेगा भाई कि कौन सा इलेक्ट्रोड है। ऐसा थोड़े कि हर इलेक्ट्रोड में आपने सपोज आपने 10 सेकंड के लिए करंट पास कराई, लेट्स से 20 मिली एम्पियर की पास कराई, तो क्या हर इलेक्ट्रोड में सेम मास डिपॉजिट होगा क्या? नहीं यार, सबके लिए अलग अलग होगा, अलग मेटल पर अलग अलग होगा। मतलब कोई तो डीलिंग करेगा, तो वो कौन डील करेगा? ये जेड। जेड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और पूरी फिजिक्स में ये जो जेड है, ये वाला सिर्फ इसी सेक्शन में यूज होता है और कहीं नहीं। मतलब एक्सक्लूसिव आपको यहीं के लिए इसे याद रखना है। क्या कि जेड क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब सेकंड समझते हैं। सेकंड लॉ देखें क्या है? द मास लिबरेटेड at an electrode is proportional to the equivalent weight of the ion or substance। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो मास किस पे डिपेंड कर रहा था कि आप कितनी देर करंट फ्लो कराओगे। समझा? और किस पे डिपेंड कर रहा है वो जेड? उस इलेक्ट्रोड के कांस्टेंट पे। अब एक थर्ड चीज आ रही है क्या कि वो जो मास डिपॉजिट होगा वो खुद किस पे डिपेंड करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट पे। मतलब अगर मैं Ag को, सिल्वर को डिपॉजिट करना चाहूंगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट अलग होगा। अगर मैं आयरन को डिपॉजिट करना चाहूंगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट अलग होगा। तो मतलब 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है ये लॉ कि कितना मास जनरेट होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट कितनी पास करेंगे, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, और जो मटेरियल डिपॉजिट करा रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। समझ आया? ये दोनों लॉज किन पे डिपेंडेंट है? ओके। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या है यार। इक्विवेलेंट वेट आप केमिस्ट्री में जानते हैं, ये होता है मॉलिक्यूलर मास और वैलेंसी। सुना है कि नहीं यार ऐसा कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भाई मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बस आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी। तो मतलब अगर Ag की बात हो रही है तो वैलेंसी क्या है? 1। समझा? वहीं अगर कॉपर की बात हो रही होती तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी उसकी कितनी है? 2। क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि दो मेटल में अगर आपको देखना है कि कौन ज्यादा अच्छे से डिपॉजिट होगी सेम टाइम पे, तो किन पे डिपेंड करेगा? वो दोनों के Equivalent. इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा कितना है उनका। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से रिलेट करते हैं। क्या हमने सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराई, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराई, तो मासेस किस पे डिपेंड कर रहे थे? केमिकल इक्विवेलेंट पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। और एक और लॉ में ये बताया कि मासेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उसके Equivalent. इक्विवेलेंट वेट पे।
इसका मतलब कुछ भी करो, ये दोनों रेशियो क्या है? Same. सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं उन्हें रीएडजस्ट करूं तो मतलब ई बाई जेड का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? Constant. कांस्टेंट। और उन्होंने इसको निकाला, फैराडे ने निकाला कि ई बाई जेड का रेशियो क्या आता है। तो जनरली ई तो हम निकाल लेते हैं ना, तो इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाता है हमेशा? जेड। तो जेड निकालने की टेक्निक भी किसने बताई? खुद फैराडे ने ही, क्योंकि उन्होंने इसकी जो वैल्यू है रेशियो वो निकाल के बताया कि वो इतना रहेगा। समझ आया कि नहीं? और इस वैल्यू को ही बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। अच्छा, फैराडे के काम काफी थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा फैराडे, केमिकल इफेक्ट में भी मिल रहा है, और इससे पहले एक जगह और मिला था। कैपेसिटर का यूनिट ही क्या था? फैराडे। क्लियर? तो उन्होंने अपना ये कांस्टेंट बनाया जिसका नेम दिया क्या? फैराडेज कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 96500। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं यार? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो अगला रही है टॉपिक क्या? है। अच्छा, अगला टॉपिक है। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेगा। फिजिक्स में हमारे बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ उतना ही हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपको याद रखनी है किसकी वैल्यू? फैराडे कांस्टेंट की कितनी होती है? 96500। ओके, क्या होती है? 965. 96500। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको गिवन नहीं होती है। मे बी आप जब शीट सॉल्व करेंगे तो आपको गिवन हो जाए, बट वो लायबल नहीं है एग्जाम में देने के। इट इज लाइक कि जी की वैल्यू 9.8 देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ऑब्वियस चीज है केमिकल इक्विवेलेंट के लिए कि फैराडे कांस्टेंट याद रखना है। तो मैंने क्या समझा? फैराडे कांस्टेंट किस काम में आता है, क्या निकालने के? Z. क्योंकि ई तो आप जानते हो ना, क्या है मॉलिक्यूलर मास और वैलेंसी। क्लियर ना? तो अगर लेट से एजी पे कुछ बात हो रही है तो एजी का मॉलिक्यूलर मास देगा, वैलेंसी आप जानते हैं, ई आ गया, ये डिवाइड करेंगे, जेड आ गया। अब आप निकाल सकते हो कि मास कितना डिपॉजिट होगा। ओके ना? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मास डिपॉजिट तो ई से भी निकाल सकते थे, जेड क्यों निकाल रहे हैं फिर? लग रहा है कि नहीं? यस। तो बेटा मास में था प्रोपोर्शनल टू ई। क्या कांस्टेंट कुछ लिखा है क्या मैंने यहाँ पर? नहीं। लेकिन यहाँ पर मास प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, यानी क्यू जहां पर था मास प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, वहां का कांस्टेंट ही खुद क्या था? जेड। मतलब अगर एम की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो जेड चाहिए। ये तो सिर्फ क्या है, एक रेशियो में काम आएगा, रेशो। एक एक आंसर में काम नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने में काम है। रिलेशन समझा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो चलो आराम से बता दो। दो लॉज हैं। नंबर वन, फर्स्ट लॉ क्या है कि जो मास डिपॉजिट या लिबरेटेड है वो किस पे डिपेंड करेगा? Q. चार्ज पे। चार्ज को निकालेंगे आई इंटू टी से, और एम की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे पता है इक्वल करके यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जेड। ठीक। लेकिन एक दूसरा उन्होंने बताया कि ये अगर आपको रेशियो वगैरह निकालना है तो मास प्रोपोर्शनल टू उसके Equivalent. इक्विवेलेंट वेट भी होता है। ठीक है। और एक चीज बताई फैराडे ने कि ई बाई जेड का रेशियो फिक्स होता है 96500। तो इसका मतलब जेड को हम हमेशा निकाल सकते हैं क्या? ई बाई 96500। तो जब एम की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तब आपको यही यूज करना पड़ेगा। क्लियर या नहीं यार? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन समझते हैं। देखें, इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से रीड करेंगे। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड इन H2SO4। तो डेफिनेटली आपको पता है यहाँ से क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको 2H मिलेगा और SO4। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन फाइंड करना है टाइम टेकन टू लिबरेट 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट समझ आया कि नहीं? अगर मैंने 2 एम्पियर करंट दी है
मुझे निकालना है कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितनी देर में लिबरेट होगा। तो आप समझ गए इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ बताएं? फर्स्ट लॉ कि मास ऑफ लिबरेशन विल बी ZI और T निकल आएगा यहां से, समझा कि नहीं? और Z कैसे निकालेंगे? E/F 96500, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इन सेम टाइम। तो क्या अब हाइड्रोजन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि दो चीजों में रेशियो कंपेयर करा सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि देखो सेम टाइम सब कुछ सेम सिचुएशन में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन में क्या रेशियो रहेगा, तो किनके जैसा रेशियो रहेगा उनके? Equivalent. ये कौन सा लॉ है? Second. सेकंड लॉ। तो आपको दोनों के इक्विवेलेंट लॉ लिखने हैं और काम बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिंगल एच की बात हो रही है, गैसेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एटम्स की बात हो रही है। कितने एटम्स रिलीज होंगे, वो बाद में मिलके क्या बना लेंगे, गैस बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे, जो भी है वो होगा। हम यहाँ पर सिर्फ केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, वैलेंसी 1। एक ऑक्सीजन एटम का वेट मॉलिक्यूलर 16, वैलेंसी -2। तो क्या आंसर आएगा इसका? 8। तो इन दोनों में रेशियो क्या रहेगा मास लिबरेशन का? 1:8। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो फिर हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ? 1/8। 1/8. समझ आया कि नहीं सेकंड लॉ का क्या यूज हुआ? यार बताएं, समझ आया ना सेकंड लॉ का यूज? Yes. ठीक है, फर्स्ट लॉ का यूज जस्ट अभी मैंने बता दिया। क्या? M = ZIT। तो T क्या हो जाएगा? M/ZI। और Z को कैसे लिख सकते हैं? E/96500। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर M है 1 ग्राम, वैल्यू ये, और I की वैल्यू रख दी, वहां से टाइम आ गया सेकंड्स में। एक चीज याद रखना है, M को इसमें किस में रखना है हमें? ग्राम में। क्यों? क्योंकि जो आप E निकालते हैं वो किस में लिख रहे हैं आप? ग्राम इक्विवेलेंट में लिख रहे हैं। क्योंकि E में मॉलिक्यूलर मास जो लिखते हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट में आता है ना। तो बताया यार, ये दोनों लॉस क्लियर हुए या नहीं, बताया? ठीक है, चले, अच्छी बात है। तो डेफिनेटली केमिकल इफेक्ट क्लियर हुआ है ना। केमिकल इफेक्ट में कुछ खास डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो क्या है, किसे स्टडी करना? हीटिंग इफेक्ट को। तो हीटिंग इफेक्ट में जो ईयर वाइज मैंने एक आइडिया दिया है कि किस साइंटिस्ट ने कैसा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे डिटेल में, वो कौन सा है? जूल्स। आपने क्लास 10th में सुना होगा कि जूल्स हीटिंग लॉ बताता है कि किसी रेजिस्टर में I² RT अमाउंट की हीट निकलेगी। याद है कि नहीं? Yes, sir. क्लास 10th में यही लाइन होती है ना, जूल्स हीटिंग प्रोपोर्शनल टू I² R एंड T। तो थोड़ा सा समझते हैं कि हीट के बारे में सबने अलग अलग क्या बताया। तो इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो हो गया जूल्स, दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? सीबेक। कौन है? सीबेक। और डेफिनेटली आप याद रखें, आपके बोर्ड्स में भी है ये। तो ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं ये आपके बोर्ड्स में भी है। ठीक है, देख पा रहे हैं सीबेक इफेक्ट। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं, समझते हैं चीजों को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? जूल, उसके बाद
सीबेक, ये दोनों तो बस थ्योरी है थोड़ा सा, तो आराम से समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए थोड़ा सा हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि यार सपोज एक मेटल है तो उसका कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा तो उसकी कुछ एक मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी ना, मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी अगर होती है तो इसका मतलब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की भी तो डेंसिटी होगी ना एक। यार क्लियर है या नहीं? यार थोड़ा कुछ लोग बताते जाएं यार। एक मेटल है, किसी गिवन टेम्परेचर पे उसके मॉलिक्यूल की स्पेसिंग होगी ना कुछ। Yes. एक मेटल बी है, उसमें भी अगर मैंने सेम टेम्परेचर पर देखा, बट जरूरी नहीं है ना कि दोनों की स्पेसिंग सेम हो, अलग हो सकती है ना। Yes. हाँ सर। Yes. इसका मतलब ये है कि एक गिवन टेम्परेचर पर दो मेटल के बीच की जगह अगर मॉलिक्यूलर डेंसिटी अलग है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी तो अलग होगी ना। Yes, sir. भाई मॉलिक्यूल्स के पास ही तो रहेंगे यार फ्री इलेक्ट्रॉन सारे, हाँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग होगी। तो अगर मैं इनको डिफरेंट टेम्परेचर पे रख दूं तो क्या होगा, हायर टेम्परेचर की तरफ डेंसिटी दूर होती जाएगी और लोअर टेम्परेचर की तरफ डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पर दो बातें बताई। एट सेम टेम्परेचर दो मेटल के बीच हमेशा क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस रहता है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अरे भाई समझ आया या नहीं? हाँ सर। एक और तरीका है ये डिफरेंस क्रिएट करने का, क्या, उस सिंगल मेटल का भी क्या कर दो टेम्परेचर वेरिएशन, ज्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना। ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes. ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे। क्या होगा, मैंने दो डिफरेंट मेटल ली, कौन सा मेटल लिया, एक मेटल ए और मेटल B. बी। तो क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी क्या? नहीं. नहीं। तो मैंने माना कि मेटल ए के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और मेटल बी की कम। कौन सी मेटल होंगी वो सीबेक ने अरेंज करके दिया है, ठीक है। तो ये समझ आया कि नहीं? पहला पॉइंट, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अलग. अलग अलग है। अब इसका मतलब होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आपने उनको ऐसे कंबाइन कर दिया तो बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, Potential. पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड due to variation or difference in free electron density of two different metal is known as Peltier's effect। तो पेल्टियर इफेक्ट समझ में आया कि नहीं, कहां पर होगा, कोई दो मेटल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मिला दोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस फील होगा उसे क्या बोलेंगे, पेल्टियर इफेक्ट। Peltier. क्लियर है ना? यस सर। Yes. अच्छा, नंबर 2, क्या कि अब मैंने इस एंड को हीट करना शुरू किया, क्या किया, हॉट कर दिया, और इस एंड को कोल्ड कर दिया। तो याद है ना, विद इन अ मेटल ही मैंने क्या क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। Yes. तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू टू दिस हीट उन दोनों के बीच क्या जनरेट हो गया, Potential. पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बोलते हैं जंक्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, थॉमसन Thomas इफेक्ट। क्लियर है, थॉमसन इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट समझ आया? भाई Yes. पेल्टियर इफेक्ट समझ आया? Yes. सही है। थॉमसन इफेक्ट समझ आया, टेम्परेचर की वजह से है। Yes, sir.
और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है हमारा सीबेक इफेक्ट। मतलब अगर अकेले पेल्टियर पूछूंगा तो ये फिगर बना दोगे क्या? नहीं, सिंपल दो मेटल बना दो पास पास और डेंसिटी अलग अलग कर दो, कौन सा इफेक्ट हो गया? पेल्टियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फिगर में ये दोनों को अगर पास पास बना दिया तो कौन सा इफेक्ट हो गया? पेल्टियर पेल्टियर इफेक्ट। अगर इन दोनों को साथ में मिलाओ चाहे ना मिलाओ, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कर दो, यहाँ पर कम कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये कौन सा इफेक्ट है? थॉमसन। अब सीबेक ने इन दोनों को मिलाया, तो दो डिफरेंट डेंसिटी की मेटल को मिलाया और थॉमसन इफेक्ट को मिलाया और क्या बनाया अपना सीबेक इफेक्ट। और अच्छी बात यह है कि सीबेक को पता नहीं था कि उसने ऐसा कुछ कर दिया है। ये दोनों साइंटिस्ट बाद में आकर बताया उन्होंने कि यार ये ऐसा हो रहा है। मतलब सीबेक को इनसाइड स्टोरी पता थी क्या? नहीं, उसने तो बस एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया कि देखो यार ये काम कर रहा है। तब पेल्टियर ने आकर बताया कि यार लगता है कुछ ऐसा हो रहा है, और थॉमसन ने भी बताया कि यार अच्छा ये सिनेरियो है। तो दोनों का मिला के सीबेक इफेक्ट का फाइनल कंक्लूजन निकल के आया। बट वैलिड है रहेगा सीबेक इफेक्ट, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है। समझा कि नहीं? तो सीबेक ने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही एफर्ट लगाया। तो सीबेक इफेक्ट को हम एक टर्म से जानते हैं क्या? थर्मोकपल। किस नेम से जानते हैं? थर्मोकपल। मतलब दो मेटल का थर्मल चेंज कराकर हम वहां पर करंट जनरेट करते हैं, थर्मल चेंज कराकर। तो उसने क्या की, सीबेक ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया और मेटल्स की क्या बनाई, एक सीरीज। मेटल की क्या बनाई, एक सीरीज। तो टॉप पर, सबसे टॉप पर कौन रहता है? एंटीमनी। और सबसे नीचे रहता है बिस्मथ। ठीक है, ये। अब उसने क्या बताया कि जैसे ही आप उन्हें ज्वाइन करोगे तो क्या जनरेट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो होगी। तो मैं करंट बोल रहा हूं कि करंट किससे किसकी तरफ फ्लो होगी? हॉट से कोल्ड की तरफ। तो बेटा ये तो एक लूप है ना, तो फिर कोल्ड से हॉट भी तो जाएगी। समझ आया कि नहीं? Yes. तो उसने रेफरेंस क्या दिया कि किसी को कॉमन ले लो, तो उसने किस जंक्शन को कॉमन लिया? कोल्ड जंक्शन पर। और उसने बताया कि कोल्ड जंक्शन पर जो करंट की डायरेक्शन दिखेगी वो किस मेटल से किस मेटल की तरफ दिखेगी? टॉप से बॉटम की तरफ। मतलब मैंने कहा कि देखो यार, यहाँ ऊपर मैंने यूज किया है क्या? एंटीमनी। और नीचे यूज किया है क्या? बिस्मथ। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये कोल्ड है और ये हॉट है। तो करंट कोल्ड जंक्शन पर कैसी दिखेगी? किससे किस तरफ जाएगी? एंटीमनी टू बिस्मथ। तो बेटा सिंपल, इस पे ही 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस डायरेक्शन पर किधर जाएगी। और हर बार जो पूछता है वो फेमस 4 मेटल्स ही पूछता है। कौन सी? एंटीमनी, बिस्मथ और ये दो, आयरन एंड कॉपर। इन पे ही सबसे ज्यादा थर्मोकपल बनते हैं। तो बाकी ऐसा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो नॉलेज के लिए सिर्फ आप आयरन और कॉपर कपल ही पूछा जाता है ज्यादा। तो सीबेक इफेक्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आई। अब उसने बताया कि इन दोनों के बीच मैक्सिमम कितना पोटेंशियल आ सकता है। तो लेट से इन दोनों के बीच उसने बताया कि मैक्सिमम कितना आ सकता है? 50 वोल्ट। तो ये याद रखना कि अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने एंटीमनी और ये यूज किया और फिर इसको और ये यूज किया, तो दोनों मिला के अभी भी कितना इफेक्ट देंगे? 50। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोला कि मैंने आयरन और कॉपर का कॉम्बिनेशन लिया और मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ रहा है? 10 वोल्ट। तो और मैंने कॉपर और निकिल का लिया तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। तो अगर मैं आयरन और निकिल का लूंगा तो आंसर कितना आएगा? 14 वोल्ट। समझा कि नहीं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये समझो फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन समझो इसे। एकदम केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान देंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी टोटल। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं?
ठीक है, तो थ्योरी पार्ट यहीं तक रखते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सीबैक इफेक्ट में कैलकुलेशन कैसे की, उसने वोल्टेज कैसे निकाला, समझा ना? Yes. ठीक है, तो सीबैक इफेक्ट पर डिटेल पे डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हमने सेल और बैटरी और जो पेल्टियर और थॉमसन इफेक्ट देखे हैं यहाँ पर, ये दोनों मेटल डेंसिटी का डिफरेंस, पेल्टियर इफेक्ट, और टेम्परेचर की वजह से जो आता है वो थॉमसन इफेक्ट, वो हमने यहाँ पर समझा है। ओके, ठीक है यार, थ्योरेटिकल पार्ट एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे सब लोग। आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने में लग जाओ यार, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लो, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चले ठीक है, आज के लिए फिर इतना काफी रखते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बाद में इन्फॉर्म कर लो व्हाट्सएप पे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर देन। हाँ, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय एवरीवन।